नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों यहां पर मैंने कल ही बता दिया था कि पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आ रहा हूं, तो बिल्कुल ये 150 प्रश्नों का इस टेस्ट को हल करके जाना। 5 भाग है, पूरे 150 प्रश्न हैं दोनों लेवल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो खंड 1 पे चलते हैं साथियों। क्या है आपके खंड 1 में? तो मित्रों देखिएगा, सीरीज कोड आज का है ई। कल ही बता दिया था कि भाई 150 प्रश्नों का टेस्ट है तो लेकर आ गया हूँ। लास्ट टेस्ट है ये मेगा वाला मेरा। इसके बाद में कोई टेस्ट नहीं होगा मेगा वाला। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा और साथ में 25 तारीख को वार्ता करते हैं कि किस प्रकार आपको एग्ज़ाम हॉल में अपनी स्थिति को बनाए रखना है, कैसे पेपर को हल करना है, जैसी सभी बातों पर 25 को बात करेंगे साथियों। यहाँ 120 मिनट का आपके पास टाइम है 150 प्रश्नों के लिए। तो देखिए खंड 1 पे हम सबसे पहले आते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, जिसमें साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो लेवल 1 वाले को भी करना है और लेवल 2 वालों को भी करना है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये सभी के लिए कॉमन है साथियों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है इस टेस्ट का। भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं साथियों कि उद्देश्य ये है कि भाई एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल सकारात्मक तरीके से जाए, इसी उद्देश्य से ये टेस्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर 110 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम 110 क्वेश्चन करना पड़ेगा साथियों यहाँ पे। ठीक है, तब जाके आपकी जो माइंड की जो स्थिति है, आपका मानसिक संतुलन है, वो बिल्कुल सही रहेगा। 110 क्वेश्चन होते ही 100 प्लस तो होना ही चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा मित्रों। देखिए भारतीय चिकित्सकों ने जो 3 अवयव बताए हैं व्यक्तित्व के, पित्त, वात और कफ, ये प्रकार सिद्धांतों में आते हैं साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाए, जब वह भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वह 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है और उक्त सभी के होने पर। देखिएगा संप्रत्यय निर्माण की बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। एक क्यों है, दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं है साथियों? क्योंकि 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी जो मंदबुद्धि बालक है, क्या उसमें संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? नहीं हो पाती है। भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी संप्रत्यय निर्माण आवश्यक हो, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाए, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। तो इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा न होकर विकल्प 1 सही है दूसरे में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। स्वैर कल्पना एक प्रकार है अभिसारी चिंतन का, सृजनात्मक चिंतन का, मूल्यांकन चिंतन का और काल्पनिक चिंतन का। तो भाई स्वैर कल्पना की बात की जा रही है मित्रों। स्वैर कल्पना का संबंध किससे होता है? काल्पनिक चिंतन से होता है। क्योंकि स्वैर कल्पना मतलब जो अपने जो विचार है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उसको जो हम कल्पनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अचेतन वाली चीज़ों को, तो वही स्वैर कल्पना या काल्पनिक चिंतन कहलाता है। फोर्थ विकल्प आपके तीसरे में सही है। नो टेंशन होकर के बिल्कुल पेपर देना, बिल्कुल नो टेंशन से। जो हमने पढ़ा है ना वही चीज़ें आने वाली है। ऐसा नहीं है कि पेपर कहीं और से आ जाएगा, नहीं, पेपर वहीं से आएगा, बस थोड़ी सी शब्दावली चेंज हो सकती है, उस चीज़ को थोड़ा समझना है, बाकी पेपर तो पूरा ही वहीं से आएगा साथियों। 130 से 140 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो पढ़ रखे हैं वही लगेंगे। 5-10 क्वेश्चन हो सकते हैं नए आ जाए, क्योंकि हर बार नए प्रश्न पूछते ही है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, रीट में तो पूछता ही है। ठीक है, तो नो टेंशन होके, इतने दिनों से जो हम तैयारी कर रहे थे उसके प्रति विश्वास है ना, तो बिल्कुल नो टेंशन होके आप पेपर दे के आओ, फिर उसके बाद में बात करेंगे बाकी की। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। किस बीमारी में एक छोटा बच्चा बूढ़ा देखने लगता है? डिसलेक्सिया, ADHD, प्रोजेरिया और डिस्थीमिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, बालक जो है कम उम्र में ही बूढ़े जैसे लक्षण उसके अंदर प्रतीत होते हैं। तो साथियों कम उम्र में ही कोई बच्चा अगर बूढ़े व्यक्ति जैसे उसके लक्षण हो जाए तो उसको प्रोजेरिया नाम की बीमारी हो जाती है। थर्ड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। ठीक है, इस सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्न दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है: वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता और आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? अच्छी तरह से प्रश्न को देख लीजिएगा साथियों।
तो यहाँ पर देखो राइट आंसर कौन सा रहेगा प्रश्न संख्या 5 में, देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, आनुवंशिकता और पर्यावरण। क्योंकि जो 6 वर्ष की लड़की है खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है, तो माता पिता भी उसके खिलाड़ी है, प्रशिक्षण भी उसे दे रहे हैं, तो मतलब आनुवंशिकता से ही वो चीज़ चल रही है और उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, मतलब उसका पर्यावरण भी उचित है। तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अभिवृद्धि है या ना, अभिव्यक्ति नहीं, अभिवृद्धि है, टाइपिंग मिस्टेक। तथा विकास दोनों वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों सकारात्मक सह संबंध रखते हैं। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। और अभिवृद्धि तथा विकास शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित करता है। तो यहाँ अभिव्यक्ति नहीं है, यहाँ अभिवृद्धि है। टाइपिंग में जब 2-2, 3-3 शब्द आते हैं तो टच होते ही वो दूसरा शब्द लिखाई में आ जाता है साथियों। तो देखो जो अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में असत्य कथन आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर आपको असत्य लग रहा है 6ठे क्वेश्चन में? राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, अभिवृद्धि तथा विकास दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। ये एक असत्य कथन है, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। तो थर्ड विकल्प आपके बिल्कुल असत्य है। बाकी पहला, दूसरा और जो चौथा विकल्प है कि भाई अभिवृद्धि और विकास दोनों ही वंशानुक्रम से भी प्रभावित होते हैं, दोनों का संबंध सकारात्मक होता है, दोनों शैक्षणिक उपलब्धियों को दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो बाकी ये तो सारे ही सही है। गलत कौन सा है? थर्ड विकल्प। तो यही आपका आंसर है 6ठे क्वेश्चन में। कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। सांवेगिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बालक के स्वस्थ सांवेगिक एवं विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। सरकार आदि से बालक का सांवेगिक विकास प्रभावित होता है। निम्न मानसिक स्तर के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा सांवेगिक नियंत्रण कम होता है। उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन एवं अधिक सांवेगिक अस्थिरता होती है। तो 7वें क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए कि भाई कौन सा कथन आपको यहाँ पर असत्य लग रहा है। देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को साथियों। राइट आंसर इसमें जो निकल के आता है वो है विकल्प नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों में, मतलब जो बालक सामाजिक रूप से उच्च है, आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन व अधिक सांवेगिक अस्थिरता। तो भाई संतुलन होगा ना, असंतुलन थोड़ी होगा। इसलिए चौथा विकल्प क्या हुआ? असत्य कथन हो गया आपके प्रश्न नंबर 7 में। यही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। एरिक्सन के विकास सिद्धांत में निम्न में से किस स्थिति में बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, शर्मा नहीं है शर्म है ये ना, भूमिका बनाम भूमिका संशय और आत्मीयता बनाम स्थिरता। तो एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है, जिसमें कर्तव्य परायणता का भाव कब जागृत होता है साथियों? भूमिका बनाम भूमिका संशय में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो देखो भूमिका मतलब पहचान बनाम पहचान भ्रांति की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि लगभग किशोरावस्था के समय होती है। यहीं पर बालक में कर्तव्य परायणता का भी भाव जागृत होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके 9वां क्वेश्चन क्या है मित्रों, देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अन्वेषण का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविकास का सिद्धांत और प्रयोगात्मक विकास का सिद्धांत। तो जो जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा संरचनात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, इसको एक और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अन्वेषण के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। विकल्प 1 आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको प्रतिभाशाली बालक के संबंध में देखना है, तो पहला विकल्प देखिएगा। प्रतिभाशाली बालक सर्जनशील, उत्साही, सुसमायोजित व तीव्र वृद्धि वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक अनुशासन प्रिय, सुदृढ़, सांवेगिक परंतु कम बुद्धि उपलब्धि वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक सर्जनशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु व भावुक होता है। और प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। तो यहाँ पर बताइए प्रतिभाशाली बालक के बारे में आपको कौन सा कथन सत्य लग रहा है? तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा है। एक बार आप अच्छे से वीडियो को रोक के प्रश्न को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि का होता है, मतलब तीव्र बुद्धि का, अद्भुत कार्य कुशलता उसमें पाई जाती है और सांवेगिक दृष्टि से भी सुदृढ़
होता है। तो फोर्थ विकल्प आपके सही है। बाकी के विकल्प कैसे गलत हैं उनको भी देखते हैं। भाई यहाँ सृजनशीलता, हर एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ भी सृजनशीलता है तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, परंतु कम बुद्धि उपलब्धि, तो कम बुद्धि उपलब्धि प्रतिभाशाली नहीं, ज़्यादा बुद्धि उपलब्धि होती है इनकी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो विकल्प 4 सही है आपके 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया? अलेक्जेंडर, मॉर्गन, बिनेट और टेलर। तो साथियों पास एलोंग टेस्ट का विकास जिसके द्वारा किया गया उसको किस नाम से जानते हैं? अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। मतलब पास एलोंग टेस्ट किसने दिया है? अलेक्जेंडर ने दिया है। प्रथम विकल्प 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे। सहकारी अधिगम से तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं, उसे सहकारी अधिगम कहते हैं। 2 या 2 से अधिक छात्र है ये। 2 या 2 से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, उसे सहकारी अधिगम कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कक्षाएं एक साथ अधिगम करती है और 2 या 2 से अधिक कक्षाएं एक साथ अधिगम करती है। तो साथियों 13वां क्वेश्चन है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुण 3 स्तरों के हैं, कौन कौन से? मौलिक, केंद्रीय और गौण, प्राथमिक, मौलिक और केंद्रीय, केंद्रीय, परिधीय और प्राधान्य, और प्राथमिक, गौण और केंद्रीय। तो देखो आलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में शील गुणों का इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो शील गुणों के प्रकारों में कौन कौन से बताए साथियों? 3 स्तर। एक तो मौलिक जिसको कार्डिनल भी कहा जाता है, एक केंद्रीय है, एक गौण है। तो ये तीनों ही प्रकार आलपोर्ट के शील गुणों के प्रकारों में आ जाते हैं। विकल्प 1 आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, कैननबार्ड सिद्धांत के अनुसार, देखो कैननबार्ड सिद्धांत संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है। संवेगात्मक विकास का क्या संवेगों से संबंधित सिद्धांत है। शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ होती है। संवेग की अनुभूति पहले और शारीरिक परिवर्तन बाद में होता है। शारीरिक परिवर्तन पहले और संवेग की अनुभूति बाद में होती है। और सभी कथन सत्य है। तो भाई सभी कथन तो सत्य हो नहीं सकते, क्योंकि 2 कथन तो बिल्कुल ही विपरीत यहाँ पर दे रखे हैं। तो फिर कौन सा विकल्प आपके इसमें सही है? साथियों राइट आंसर है प्रथम विकल्प। इसमें शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ होती है। किसमें? कैननबार्ड सिद्धांत में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। परिचित उद्दीपकों के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना कहलाता है। संवरण, भाव प्रबोधन, उद्वेलन और खंडीयन। तो जो परिचित उद्दीपक, मतलब जिन उद्दीपकों के प्रति हम परिचित हैं, मतलब जिनको हम जानते हैं, उसके समूह को यदि एक इकाई के रूप में हम संचित करते हैं तो साथियों वो कहलाता है खंडीयन। चौथा विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। 16वां क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है और यह न्यायदर्श पर आधारित होता है। तो देखो क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये वहाँ के जो शैक्षिक कर्मचारी है विद्यालय के, उनके द्वारा किया जाता है साथियों। तो मतलब आपका कौन सा विकल्प यहाँ सही है? विकल्प नंबर 1, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। बाकी शोधकर्ता जिनका कोई विद्यालय से संबंध नहीं हो वो तो मौलिक अनुसंधान है। प्रमाणीकृत परीक्षणों पर आधारित भी मौलिक होता है, न्यायदर्श पर आधारित भी मौलिक होता है। तो विकल्प 1 आपके 16वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। तो 17वां क्वेश्चन है, क्लासिकल अनुकूलन और नैमित्तिक अधिगम के बीच मूलभूत अंतर निम्न है। उद्दीपन प्रस्तुतिकरण, प्रतिक्रिया अर्जन, कालिक सन्निधि और क्रियाविधि। तो क्लासिकल अनुकूलन मतलब प्राचीन अनुबंधन की बात है और नैमित्तिक अधिगम मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात है। तो इन दोनों में जो मूल रूप से जो अंतर होता है वो होता है उद्दीपन प्रस्तुतिकरण, क्योंकि यहाँ पर उद्दीपन प्रस्तुतिकरण यहाँ पहले दिया जाता है क्लासिकल में और नैमित्तिक में पहले क्रिया कराई जाती है। तो विकल्प 1 आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो 18वां क्वेश्चन, शिशु वस्तुओं को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का उपयोग करता है, बाद में अंगुलियों से ही वस्तुओं को पकड़ सकता है। यह विकास सूत्र है। विकास एक पारस्परिक प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास साधारण से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। तो भाई पहले बालक क्या कर रहा है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का उपयोग कर रहा है और फिर हाथ से धीरे धीरे वो उंगलियों से वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है। तो फिर इसे ही क्या कहा जाता है साथियों? इसे ही साधारण से विशिष्ट दिशा की ओर जो विकास का सिद्धांत है
के नाम से जाना जाता है। मतलब विकास कैसे होता है, साधारण से विशिष्ट की ओर। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का कार्य करता है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन और शुक्राणु। तो कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों, गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर 1 आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। तो 20वां क्वेश्चन है आपके, अधिगम प्रक्रिया में अनुक्रिया तो पहले जैसी रहती है लेकिन परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। यह थार्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, अभ्यास का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो भाई अधिगम प्रक्रिया में अनुक्रिया कैसी है, पहले जैसी है, लेकिन परिस्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब पहले जैसी अनुक्रिया है, परिस्थिति चेंजेज है, मतलब उस परिस्थिति को हमने सीख लिया है, उस परिस्थिति को किस प्रकार से हम हल करेंगे उसकी समस्या को, ये चीज़ जब सीख लिया जाता है तो उसको ही साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। चौथा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां क्वेश्चन, यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया जिसमें तथ्यों के एक सेट से निष्कर्ष निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं, तर्कना कहते हैं, काल्पनिक विचार कहते हैं या यादृच्छिकरण कहते हैं? तो यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया जिसमें तथ्यों के एक सेट से निष्कर्ष निकाले उसको साथियों हम तर्कना के नाम से जानते हैं। दूसरा विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। तो 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वप्न देखने और नींद से जागने की क्रिया से संबद्ध है कहलाता है? तारतु, स्वर्णिम, सेतु या पोन्स और फाई घटना। तो मस्तिष्क के जिस भाग से हम स्वप्न देखते हैं, ठीक है, जो रात में हमें सपने आते हैं इत्यादि जैसी चीज़ें होती है, तो इसको हम सेतु या पोन्स के नाम से जानते हैं साथियों। थर्ड विकल्प आपके 32वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 पे आते, 32वें क्या 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां क्वेश्चन, अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें ऐच्छिक अनुक्रिया उसके परिणामों द्वारा निर्धारित होती है? तो आपको अधिगम का वह प्रकार बताना है। क्रिया प्रसूत अधिगम उसको कहते हैं, प्राचीन अधिगम उसको कहते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम उसको कहते हैं या संज्ञानात्मक अधिगम उसको कहते हैं? तो भाई क्या पूछ रहा है, ऐच्छिक अनुक्रिया जो हमारी इच्छा से अनुक्रिया हम करते हैं उसके परिणामों द्वारा निर्धारित हो तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अधिगम उसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रिया पहले की जाती है, परिणाम बाद में दिया जाता है। यदि परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो फिर हम दोबारा क्रिया नहीं करते हैं, तो यही क्या है, क्रिया प्रसूत अधिगम। इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। शरीर का आंतरिक असंतुलन जो अंतर्नोद को जन्म देता है को कहा जाता है? अभिप्रेरणा, उद्दीपक, आवश्यकता और इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से सभी। तो देखो, आंतरिक असंतुलन, शरीर में हमारे जब आंतरिक असंतुलन पैदा होता है जो अंतर्नोद को जन्म दे तो उसको हम आवश्यकता के नाम से जानते हैं। भाई आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो विकल्प नंबर आपके 3 24वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। तो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति आपको करना है। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। स्मृति, सहायक संकेत, अभिप्रेरक, आदत और मॉडलिंग। तो यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, सामाजिक अधिगम में प्रक्रिया पहली चीज तो जिसके द्वारा बालक क्या कर रहा है, दूसरों का प्रेक्षण मतलब दूसरों का अवलोकन कर रहा है, फिर उसका अनुकरण करता है और सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार को सीख जाता है। तो साथियों इसको अब्राहम मैस्लो के द्वारा मॉडलिंग नाम दिया है। चौथा विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधार के सुझाव दिए गए थे? कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो, कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो। तो एनसीएफ 2005 ने जो अपने परीक्षा संबंधी सुधारों के बारे में बात की थी कि भाई किस कक्षा की परीक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है, तो साथियों वो राइट आंसर रहेगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। इसके लिए एनसीएफ 2005 ने बताया था कि 10वीं जो बोर्ड अनिवार्य होती है उसको ऐच्छिक किया जाना चाहिए। थर्ड विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, एक बीज जो समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, इनसाइड क्लासिकल थ्योरी,
प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत और चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन का सिद्धांत। तो देखो समग्रता के रूप में हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो कहलाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, लेकिन यह अंतर्दृष्टि का नहीं दे रखा है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इनसाइड थ्योरी, इनसाइड क्लासिकल। सेकंड विकल्प आपके 27वें में सही है। क्लासिकल शब्द जोड़ दिया गया ताकि आप क्वेश्चन को गलत कर दो, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सेकंड विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के उपचारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए और 3 से 14 वर्ष तक के लिए। तो भाई RT 2009 की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 28वें में रहेगा वो रहेगा साथियों 6 से 18 वर्ष। अगर 6 से 14 पे चल गए तो आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ दिव्यांग बच्चों की बात की जा रही थी साथियों। दिव्यांग मतलब जो कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से उनमें कोई प्रॉब्लम है साथियों, तो उनके लिए सरकार ने 4 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे रखी है। वैसे तो 6 से 14 है, लेकिन दिव्यांग आते हैं फिर वो 4 वर्ष की छूट सहित 6 से 18 हो जाता है। विकल्प 1 आपके 28वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। तो 29वां क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाती है या तनाव कहलाता है? तो हमारी जो कोई इच्छा है या हमारी कोई आवश्यकता है, इसमें कोई रुकावट आ जाती है, तो रुकावट आने पर जो उससे उत्पन्न सांवेगिक तनाव होता है साथियों, उसको क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 29 में सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर है कुंठा। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? कुंठा के नाम से जाना जाता है। विकल्प 2 आपके 29वें में सही है। अब खंड 1 का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, इसके बाद खंड 2 पे चलेंगे। तो कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? धीमी गति से सीखना, शीघ्र भूलना, अनुकरण से सीखना और सामान्यीकरण करना। तो भाई एक जो मानसिक रूप से मंद बालक है वो धीमी गति से सीखता है, सही बात है, लेकिन भूलता भी शीघ्र है, ये भी सही है। अनुकरण दूसरों को देख करके ही सीखता है, ये भी सही है, लेकिन सामान्यीकरण करने की क्षमता उसमें नहीं पाई जाती है साथियों। तो फोर्थ विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। अब देखो हमने खंड 1 को तो पूरा कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे खंड 2 की ओर। अच्छा लगा होगा आपको साइकोलॉजी का पेपर, बिल्कुल लेवल का बनाने की पूरी कोशिश की थी। तो चलिए खंड 2 पे आते हैं साथियों। तो साथियों खंड 2 पे हम आ चुके हैं। खंड 2 में हम हिंदी शिक्षण का पाठ करेंगे। जिनके भी रीट में भाषा 1 हिंदी है या भाषा 2 हिंदी है, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, सभी को ये पाठ करना है। वैसे ये पार्ट यहीं पर करना है। वहाँ पर देखो 25 तारीख को मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, बिल्कुल पेपर आपके सामने ला करके कि किस प्रकार से आपको पेपर को हल करना है, किस प्रकार लैंग्वेज में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, सारी चीज़ें 25 को देखेंगे साथियों। लेकिन यहाँ पर तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड हिंदी है, लैंग्वेज लेवल 1 हो या 2 हो, सभी को ये करना है। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 2 को। तो मित्रों इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। इनमें से किस विकल्प में जातिवाचक से भाववाचक का उदाहरण नहीं है? लड़कपन, वैभव, मित्रता, बहनापा, बुढ़ापा, मनुष्यत्व, भक्ति, नौकरी, पशुता, शैशव, बचपन, वीरत्व। तो साथियों देखिएगा प्रश्न संख्या 31 में आपके जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? तो देखो लड़का प्लस पन लड़कपन, विभु प्लस वैभव और मित्र प्लस था मित्रता, तीनों ही जातिवाचक से भाववाचक बने हैं। बहन प्लस आपा, बूढ़ा प्लस आपा, मनुष्य प्लस त्व, तीनों ही जातिवाचक से भाववाचक बने हैं। भक्त प्लस ई, नौकर प्लस ई नौकरी और पशु प्लस था पशुता, तीनों ही जातिवाचक से भाववाचक बने हैं। लेकिन यहाँ चौथा जो विकल्प है शैशव शिशु से बना है, बचपन बच्चा से बना है और वीरत्व किससे बना है साथियों? वीर से बना है। तो वीर जो शब्द है ये जातिवाचक तो ये वीर शब्द तो क्या है? एक विशेषण है। इसलिए जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 31 में यही आपका आंसर है, क्योंकि ये जातिवाचक से भाववाचक का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर देखो RBSC की किताब में वैसे वैभव जो शब्द है ये जातिवाचक से भाववाचक का ही दे रखा है। अगर आपको इसमें कोई गड़बड़ी लगती है तो कमेंट कर सकते हो, बाकी दे रखा है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। तो चलिए 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके 32वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी विशेषण नहीं है? सभी विशेषण नहीं है। विशेला, चचेरा, श्रद्धालु, धनी, भारतीय, रंगीला, बुद्धिमान, दुरस्त, भीतरी और भगोड़ा, लड़ाकू और लुटेरा। तो साथियों किस विकल्प में आपको लग रहा है कि सभी शब्द जो है वो विशेषण में नहीं आते हैं? तो देखो विशेला, चचेरा, श्रद्धालु तीनों ही विशेषण हैं। धनी, भारतीय, रंगीला तीनों ही विशेषण हैं। बुद्धिमान, दुरस्त, भीतरी और भगोड़ा, लड़ाकू और लुटेरा, इनमें से आपका कौन सा वाला विकल्प सही है साथियों? तो देखो बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, दूर
दूर में यहाँ पर स्थे लगा हुआ है दूरस्थ, और भीतर में ई लगा हुआ है तो भीतरी। तो ये जो तीनों ही शब्द है बुद्धिमान, दूरस्थ और भीतरी, ये साथियों तीनों ही विशेषण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड विकल्प आपके 32वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 पे आएंगे। तो देखिएगा, जो भगोड़ा है, लड़ाकू है, लुटेरा है, ये तीनों भी विशेषण हैं। यहाँ पर ओनली थर्ड विकल्प ही विशेषण के उदाहरणों में नहीं आते हैं। यहाँ यही सही है साथियों 32वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। हम कल जयपुर घूमने गए थे, वहाँ की काली घटाएं बहुत अच्छी लगी। वाक्य में प्रयुक्त स्त्रीलिंग शब्द है। जयपुर, कल, घटाएं और हम। तो भाई देखो, स्त्रीलिंग शब्द की बात की जा रही है। जयपुर अच्छा है, कल अच्छा है, हम अच्छे हैं। तो यहाँ ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग नहीं लग रहे, लेकिन घटाएं छा रहा है या घटाएं छा रही है, तो छा रही है मतलब स्त्रीलिंग है साथियों। ये थर्ड विकल्प आपके 33वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। सहायता शब्द का बहुवचन बनेगा सहायताएं, सहायताओं, सहायताएं और बहुवचन नहीं बनेगा। तो साथियों इसकी जो बात करें कि भाई इसका कौन सा आंसर आपके सही है, तो सहायता शब्द एक ऐसा शब्द है जो सदैव ही एक वचन में रहता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। फोर्थ विकल्प आपके 34वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। इसी क्रम से, इसी तरीके से आपके रीट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे कम ही लेवल रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहेगा साथियों। तो बिल्कुल तैयार हो आप 26 के लिए, तो पूरा टेस्ट करके जाइएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बता करके जाए। काल की दृष्टि से असंगत है। चित्रकार चित्र बनाता है पूर्ण भूतकाल, उसने गाना गाया है आसन भूतकाल, वह खाना खा रही है अपूर्ण वर्तमान काल, और नानी कहानी सुनाएगी सामान्य भविष्यकाल। तो भाई ये सुनाएगी मतलब भविष्य की बात की जा रही है, आज्ञा वगैरह है, तो ये तो इसमें नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। ये तो सही लग रहा है बिल्कुल। वह खाना खा रही है मतलब अपूर्ण, वर्तमान में क्रिया चल रही है तो ये अपूर्ण का ही है। उसने गाना गाया है, गा दिया है, अब गाना गाया है मतलब अभी अभी की बात है तो आसन का ही रहेगा। लेकिन चित्रकार चित्र बनाता है, ये कोई पूर्ण भूतकाल नहीं है साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 1 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 36। किस विकल्प में समास की दृष्टि से असंगति है? ठीक है, रत्न जड़ित, ऋण मुक्त, ईश्वर प्रदत्त और तुलसीकृत। तो समास की दृष्टि से असंगति अगर हम देखें तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। तो ये तीनों ही करण तत्पुरुष के उदाहरण है। लेकिन ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो यहाँ पर अपदान से अलग होना साथियों, यह अपदान तत्पुरुष का उदाहरण है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 36वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 37 पर। इनमें से किस विकल्प में एकाधिक उपसर्ग सहित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? असुरक्षित, व्याकरणिक, अभिमानी और प्रत्युपकारी। तो बताइए प्रश्न नंबर 37 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? देखो प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न को समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। साथियों राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। तीसरा विकल्प सही है, बता देता हूँ कैसे। क्योंकि पहला विकल्प जो है अ प्लस सु प्लस रक्षा प्लस इत, तो इत प्रत्यय है, सु उपसर्ग है और अ उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। क्योंकि एकाधिक उपसर्ग मतलब एक से अधिक उपसर्ग होना चाहिए, प्रत्यय भी होना चाहिए। तो अ और सु एक से अधिक उपसर्ग हो गए और इत प्रत्यय भी हो गया, तो ये तो बिल्कुल है। क्योंकि क्या पूछ रहा है, नहीं हुआ है। व्याकरणिक की बात करें तो वी प्लस आ, ठीक है, वी प्लस आ प्लस करण प्लस इक, व्याकरणिक वी और आ उपसर्ग है और इक इसमें प्रत्यय है, तो इसमें दो एक से अधिक उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है इक, ये भी आपका आंसर नहीं है। फिर देखें अभिमानी की बात, तो अभिमानी शब्द का निर्माण अभी प्लस मान प्लस ई से हुआ है साथियों, और इससे शब्द क्या बना, अभिमानी। इसमें प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है, एक से अधिक उपसर्ग नहीं है। एक से अधिक उपसर्ग आपको ये देखना था किसमें नहीं है, तो अभिमानी में नहीं है, इसलिए थर्ड विकल्प 37 में सही है। बाकी प्रत्युपकारी की अगर हम बात करें तो प्रत्युपकारी शब्द प्रति प्लस उप प्लस कार प्लस ई से बना है साथियों। अब ई प्रत्यय है, उप उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, यहाँ पर भी दो उपसर्ग है और एक प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है 37 में, यही आंसर है साथियों सही। सॉरी चौथा क्या, तीसरा विकल्प जो है अभिमानी वाला, इसमें एक से अधिक उपसर्ग सहित प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है लेकिन एक से अधिक उपसर्ग नहीं है। तो थर्ड विकल्प आपके 37 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है या प्रत्यय संबंधी अशुद्धि किस विकल्प में है? लोभ प्लस आवना लुभावना, काला प्लस उटा कलूटा, भीख प्लस आरी भिखारी और नाक प्लस एल नकेल। तो देखो प्रत्यय संबंधी अशुद्धि यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, तो कौन से विकल्प में लग रहा है आपको कि भाई इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? लोभ प्लस आवना लुभावना बनता है, नाक प्लस एल नकेल बनता है, और भीख में बड़ी ई ही होता है, लेकिन जब भिखारी लिखते हैं तो छोटी ई में बदल जाता है। लेकिन साथियों काला प्लस ऊटा में ऊज ऊटा जो लिखा हुआ है इस प्रकार से होना चाहिए, बड़ा वाला ऊ आना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर काला प्लस उटा कलूटा बनता है, बिल्कुल ये शुद्ध है, लेकिन यहाँ उटा में बड़ा ऊ आना चाहिए था। सेकंड विकल्प आपके 38वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे। तो 39वां क्वेश्चन, इनमें से अश्व का पर्याय नहीं है हई, बाजी, घोटक और कलरव। तो देखो अश्व की बात करें तो इनमें से कौन सा पर्याय अश्व का नहीं है साथियों। हई भी अश्व का है, घोटक मतलब घोड़ा ये भी अश्व का है, बाजी मतलब भी घोड़े से ही लिया जाता है, लेकिन कलरव यहाँ पर अश्व का नहीं है, बल्कि कलरव तो कबूतर का पर्यायवाची है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 39वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, शराब का विलोम इनमें से कौन सा है। शबाब, शरबत, पानी और सभी। तो भाई शराब का विलोम इनमें से कौन सा रहेगा। अगर सभी मानोगे तो नहीं, शराब का पानी भी नहीं होता है, शबाब भी नहीं होता है, बल्कि शराब का विलोम क्या होता है, शरबत होता है। सेकंड विकल्प आपके 40वें में सही है साथियों। कौन सा, सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 40 में बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 41 पर। 41वां क्वेश्चन, आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा पेपर। तो 41वां क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध शब्द है द्वार का, वापिस, अतिशयोक्ति और केंद्रीकरण। तो देखो अशुद्ध शब्द की बात करें तो कौन सा विकल्प सही है। एक खासियत ये होती है कि 2 घंटे में पूरे 150 क्वेश्चन करवा देता हूँ, नहीं तो 2 घंटे में समझाते हुए नॉन स्टॉप 2 घंटे बोलना आप समझ सकते हो, वो भी इतनी स्पीड से। साथियों बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक ये चीज़ होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाता है। तो यहाँ देखो इनमें से अशुद्ध शब्द देखें तो कौन सा है, द्वारका इसी प्रकार लिखा जाता है। हम अशुद्ध में क्या करते हैं, द्वारिका लिख देते हैं, द्वारिका गलत है, द्वारका शुद्ध होता है। अतिशयोक्ति में हम आधा शेर लगा देते हैं, ये गलत है, अतिशयोक्ति ये बिल्कुल सही है। केंद्रीकरण में हम क्या करते हैं, केंद्रीकरण ये लगा देते हैं, वो गलत है, तो ये बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन वापिस जो शब्द है ये एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि वापिस नहीं होता है, वापस होता है। क्या होता है, वापस, इस प्रकार से होता है साथियों। मतलब दूसरा विकल्प यहाँ पर क्या है, एक अशुद्ध शब्द है। तो सेकंड विकल्प आपके 41वें में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। तो चलिए 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। मिश्र वाक्य, विशेषण मिश्र वाक्य, संज्ञा मिश्र वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो साथियों 42वें क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख करके उत्तर दीजिएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर प्रश्न संख्या 42 में कौन सा रहेगा। चौथा विकल्प सही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से पूछा है, और अर्थ की दृष्टि से सिर्फ संकेतवाचक विकल्प में है। बाकी यहाँ पर जो तीनों और विकल्प में है, मिश्र, संज्ञा मिश्र, विशेषण मिश्र, तो साथियों ये अर्थ की दृष्टि से नहीं होता है, ये दोनों ही मिश्र के भेद है। और मिश्र किसके आधार पर होता है, रचना के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ रचना के आधार पर थोड़ी पूछा था, यहाँ किसके आधार पर पूछा था, अर्थ के आधार पर। तो ये अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। फोर्थ विकल्प आपके 42वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, तुम अभी रवाना हो जाओ ताकि समय पर गाड़ी मिल सके, यह वाक्य है। सरल वाक्य है, सरल वाली नहीं, सरल वाक्य है ना। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और सभी। तो देखो तुम अभी रवाना हो जाओ ताकि समय पर गाड़ी मिल सके। तो साथियों यहाँ पर तो सारे ही सरल, संयुक्त, मिश्र, रचना के आधार पर दे रखे हैं। तो तुम और ताकि ऐसे शब्द जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। थर्ड विकल्प 43वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्धि नहीं है। उनके सिर में घने बाल है, आम को खूब पका होना चाहिए, सीता घर नहीं है और राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। तो देखो आपको किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्धि नहीं लग रही है साथियों। 44वें प्रश्न में सही आंसर का चयन करिएगा। तो देखो 44वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, उसके सिर में घने बाल है, सिर में नहीं सिर पर होता है, कारक संबंधी अशुद्धि है। आम को खूब पका होना चाहिए, को नहीं, आम खूब पका होना चाहिए, कारक संबंधी अशुद्धि है। सीता घर नहीं है, ऐसा नहीं, सीता घर पर नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो वाक्य है इसमें भी कारक संबंधी अशुद्धि है। और राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। तो साथियों राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, गुरुजी से प्रश्न पूछते थोड़ी, बल्कि प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया संबंधी अशुद्धि का उदाहरण है चौथा विकल्प, इसलिए 44वें में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। शायद यहाँ जो तीसरा विकल्प है, सीता घर नहीं है, सीता घर पर नहीं है, ऐसा आना चाहिए था, ठीक है। तो शायद ये थोड़ा शुद्ध वाक्य भी मुझे लग रहा है, इसके लिए कमेंट करो यार आप थोड़ा ध्यान से, या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है शायद इस वाक्य में, क्योंकि ऐसा होना चाहिए सीता घर में नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तब जाके कारक संबंधी अशुद्धि होती। तो यहाँ फिर तीसरे को भी सही मानना पड़ेगा। चलो इसके लिए कमेंट कर दो, नहीं तो तीसरा भी बिल्कुल सही माना जाएगा। बट यहाँ प्रथम चॉइस अपनी चौथा विकल्प है, क्योंकि ये साफ साफ क्रिया संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और अवतरण चिन्ह।
तो भाई अवतरण चिन्ह तो इस प्रकार से होता है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जहां उपवाक्यों के बीच कोई संयोजक चिन्ह नहीं हो समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच, तो साथियों अल्प विराम चिन्ह का भी वहां प्रयोग नहीं करेंगे। तो साथियों जहां पर समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच कोई संयोजक चिन्ह नहीं होता है उस जगह हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 45वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। अंकुर जमाना मुहावरे का अर्थ है पेड़ उगाना, अधिकार जमाना, व्यवसाय खड़ा करना और प्रतिष्ठा स्थापित करना। तो बताइए प्रश्न संख्या 46 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। देखो अंकुर जमाना जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होता है साथियों पेड़ उगाना नहीं है, व्यवसाय खड़ा करना नहीं है, प्रतिष्ठा स्थापित करना भी नहीं है, बल्कि कौन सा विकल्प सही रहेगा? अधिकार जमाना। अधिकार जमाना अंकुर जमाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो आपके जो सेकंड विकल्प है 46वें में यही सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 47 की ओर। तो आपके 47वां प्रश्न है किस विधि में प्रत्येक छात्र अपने सीखने की गति के अनुसार सीख सकते हैं? संभाषण प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, हुरिस्टिक विधि और नियोजित अनुदेशन विधि। तो भाई हुरिस्टिक खोज विधि होती है जिसमें प्रतिभाशाली बालक अच्छे से सीखते हैं, प्रयोग विधि में भी नहीं सीखते हैं, संभाषण में भी नहीं सीखते हैं, बल्कि जो नियोजित अनुदेशन जिसको हम अभिकर्मित अनुदेशन भी कहते हैं साथियों, तो इस विधि में छात्र अपने सीखने की गति से सीख सकते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 47 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। तो 48वां क्वेश्चन देखेंगे किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी डबल बार टाइप हो गया क्या? नहीं, हाँ डबल बार टाइप हो गया यार, माफ़ी चाहता हूँ साथियों इसके लिए। दोनों में यहाँ पर दोनों एक ही क्वेश्चन है, डबल बार टाइपिंग है, मतलब 48वें क्वेश्चन पर आप बोनस कर लीजिए। ये कौन सा था 47वां और ये कौन सा है 48वां, तो इस पर बोनस कर लीजिए साथियों, ठीक है। 48वें क्वेश्चन पर क्या मिलता है? बोनस मिलता है। टाइपिंग मिस्टेक है, एक दिन में पूरा पेपर बना के वीडियो बनाना आप सोच सकते हो सिर्फ एक व्यक्ति ये काम करता है, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक टाइपिंग हो ही जाती है। आप इस चीज़ को जब करोगे तो पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। भाषा के आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है और केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाई देखो भाषा के आकलन की जो प्रक्रिया है शिक्षक का निष्पादन या बच्चे के निष्पादन नहीं, बल्कि ये सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं, तो साथियों उस समय भी आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि आकलन एक सतत रूप में चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलेगी साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 49वें में। इसमें अगर आपको लग रहा है कि प्रथम में, तो गलत है। ओनली सेकंड विकल्प सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है, ठीक है। विकल्प 2 ही 49वें में सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? बहुविकल्पीय, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सारांश प्रस्तुत करना। तो देखो भाषिक अभिव्यक्ति की अगर बात की जाती है तो भाई निबंधात्मक में अच्छे से अभिव्यक्त हो जाते हैं, सारांश प्रस्तुत में अच्छे से हो जाते हैं, लघुतरात्मक में अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें हम अपनी अभिव्यक्ति थोड़ी कर सकते, क्योंकि इसमें तो किसी एक ही विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। अब एक ही विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो अभिव्यक्ति कहाँ से करेंगे? इसलिए प्रथम विकल्प आपके 50वें क्वेश्चन में सही है साथियों। कौन सा? प्रथम विकल्प। तो चलिए 51वें क्वेश्चन की ओर। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जिसको डाइट कहा जाता है स्थापित करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की बात की जा रही है, तो डाइट स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, NEP 1986। सतत व्यापक मूल्यांकन पर जोर भी इसी के द्वारा दिया गया था साथियों। थर्ड विकल्प 91वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है, भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? स्वीट ने, गुने ने, स्पर्शन ने और वादंत्रिय ने। तो साथियों यहाँ पर जो भाषा की उपयुक्त परिभाषा दी गई है कि जो ध्वन्यात्मक शब्द है इसके द्वारा हम विचारों को प्रकट करते हैं, यही भाषा कहलाती है। स्वीट महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। विकल्प 1 आपके 52वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्र की प्रगति, छात्र का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम परिवर्तन और इनमें से सभी। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्यों में छात्र प्रगति भी देखी जाती है, वर्गीकरण भी किया जाता है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी किए जाते हैं, मतलब इनमें से सभी विकल्प जो चौथा है यही आपका आंसर है 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54। निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति और परिपक्वता। तो भाई अधिगम की प्रक्रिया के परिणामों में ज्ञान आ जाता है, संकल्पना स्पष्ट होती है, अभिवृत्ति हमारी बदलती है, अभिवृत्ति है ये ना। लेकिन परिपक्वता अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।
तो चौथा विकल्प आपके 54 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55। पठन सीखने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने से है कि वे पठन सामग्री को अर्थग्रहण करते हुए पढ़ सकते हैं, वे पाठ्य सामग्री का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कर सके, वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके और वे पाठ्य सामग्री का सस्वर उच्चारण कर सके। तो देखो, पठन का मतलब यूँ नहीं होता है कि किसी चीज़ को पढ़ना ही पठन है, बल्कि उसको समझ कर के पढ़ना पठन कहलाता है साथियों। मतलब वे पठन सामग्री को अर्थग्रहण करते हुए पढ़ते हैं तो वो कहलाता है पठन। विकल्प 1 आपके 55 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56। वाचन शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरणीय विधि और संगत विधि। तो सर्वाधिक प्राचीन विधि की बात की जा रही है साथियों। वाचन शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि आपको इनमें से कौन सी लग रही है? 56 में सही आंसर का चुनाव कीजिएगा कि भाई कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। तो देखिएगा, इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, वाचन शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली जो है वो कौन सी है? अक्षर बोध विधि है साथियों। विकल्प 1 आपके 56 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। प्राथमिक स्तर पर आपके अनुसार वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास, शब्द भंडार की वृद्धि, विराम चिन्हों का ज्ञान और उचित आरोह अवरोह है। तो भाई प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए साथियों, क्या होना चाहिए? विराम चिन्हों का नहीं होगा, शब्द भंडार की वृद्धि नहीं होगी। अब आरोह अवरोह तो उच्च प्राथमिक पर आ जाता है, लेकिन प्रथम विकल्प जो है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, ये वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर माना जाता है। तो विकल्प 1 आपके 57 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58। हिंदी शिक्षण की कौन सी सामग्री श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? आदर्श वाचन, नीर तीर जैसे खेल, श्रुत लेखन और प्रतिलिपि। तो देखो, श्रवण कौशल मतलब जिसमें श्रवण कौशल का विकास होता है तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है यहाँ पर? आदर्श वाचन अध्यापक करता है, छात्र सुनते हैं तो श्रवण कौशल का विकास होगा। श्रुत लेखन अध्यापक, श्रुत मतलब बोलता है, छात्र सुनते हैं और फिर लिखते हैं, तो सुनने के साथ साथ लेखन का भी हो जाता है, सुनने का भी होता है लेकिन, तो ये भी सही है। नीर तीर जैसे खेलों से भी नीर तीर ऐसे बोला जाता है, छात्र सुनते हैं तो इससे भी श्रवण कौशल का विकास होगा। लेकिन प्रतिलिपि में सिर्फ लिखा जाता है तो इससे श्रवण कौशल का नहीं बल्कि लेखन कौशल का विकास होगा। चौथा विकल्प आपके 58 में सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59। नेत्र के पर्यायवाची शब्द बनाओ। उक्त प्रश्न मूल्यांकन में किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य की, अर्थग्रहण की, बोलकर अभिव्यक्ति उद्देश्य की और अभिरुचि की। तो भाई नेत्र के पर्यायवाची शब्द बनाओ मतलब यहाँ पर ज्ञान से संबंधित चीज है, तो यहाँ पर ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। विकल्प 1 आपके 59 में सही है। अब खंड 2 का अंतिम और 60वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अंतिम और 60वां प्रश्न। इसके बाद खंड 3 की ओर बढ़ेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनमें से प्रश्न कम बनाने पड़ते हैं, इनमें छात्रों को कम लिखना पड़ता है, इसमें अधिक वस्तुनिष्ठता होती है और इसमें अभिव्यक्ति के लिए अधिक अवसर मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे बड़ा गुण क्या होता है? कम प्रश्न बनाना, ये कोई गुण नहीं है। कम लिखना पड़ता है, ये भी कोई गुण नहीं है। अधिक वस्तुनिष्ठता बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति के लिए अधिक अवसर गलत है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अधिक अवसर किसमें मिलते हैं? निबंधात्मक में मिलते हैं। तो चौथा, दूसरा, पहला गलत है, ओनली थर्ड विकल्प आपके 60वें में सही रहेगा। तो खंड 1 खंड 2 पूरा कर चुके हैं, अब खंड 3 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों खंड 3 पर हम आ चुके हैं। देखो, खंड 3 में संस्कृत शिक्षण करेंगे। तो जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड रीड में संस्कृत है, चाहे लेवल 1 से हो या 2 से हो, तो उनको ये भाग करना है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे खंड को। यहाँ पर इस खंड का पहला और इस टेस्ट का 61वां प्रश्न। शिशु दूध के लिए रोता है, तो इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। शिशु है दुग्धेन कृदंती, शिशु है दुग्धे कृदंती, शिशु है दुग्धाय कृदंती और शिशु है दुग्धात है ना, शिशु है दुग्धाय कृदंती। तो साथियों यहाँ पर देखिए, शिशु किसके लिए रो रहा है? दूध के लिए। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और दूध की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगा? दुग्धेन दुग्धे दुग्धात नहीं बल्कि दुग्धाई बन जाता है। शिशु है दुग्धाई कृदंती। चौथा विकल्प आपके 61वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62। 62वां क्वेश्चन है, संस्कृतम पाठ्य पुस्तकानि लघु सिद्धांत कौमुदी रचनाकार क है? पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन और वरदराज आचार्य है। तो साथियों देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार यहाँ पर आपसे पूछा है, भाई लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 62वें प्रश्न का सही आंसर दीजिए, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है साथियों? तो साथियों लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? वरदराज आचार्य के द्वारा लिखी गई है। चौथा विकल्प आपके 62वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे। धर्मो ही परमो लोके धर्मे रिक्त स्थान प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सुक्ति है साथियों एक। रिक्त स्थान में सत्यम आएगा, असत्यम आएगा, पुरुष आएगा, पापांग आएगा, पापम।
तो देखो धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम, तो यहाँ पर सत्यम आएगा साथियों। विकल्प नंबर आपका एक सही है 63 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64, कस्मिन् विधौ शिक्षक है सर्वप्रथम छात्राणां समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थायति। तो निगमन विधि है, आगमन विधि है, समवाय विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है। अर्थात नहीं बताऊंगा, एक बार आप आंसर बता दीजिए, क्योंकि यहाँ शिक्षण विधियों को तो मैं अच्छी तरह से व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। बाकी थोड़ी संस्कृत उतनी है नहीं जितनी आप लोगों की है, लेकिन फिर भी आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन में लेकर आ जाता हूँ साथियों। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा, देखो किस विधि में चुन लिया ना सभी ने आंसर, क्योंकि मैं आंसर अनुवाद बता रहा हूँ, और अनुवाद बताते हैं मतलब आंसर बता रहा हूँ। तो किस विधि में शिक्षक सबसे पहले छात्रों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो विशिष्ट उदाहरण यहाँ पर आगमन विधि में प्रस्तुत किए जाते हैं साथियों। दूसरा विकल्प 64 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 को देखेंगे। कस्मिन् विधि है शिक्षक है कथा वाचका है इव है आचरणम करोति। तुलना विधि है, टीका विधि है, व्यास विधि है, दंडान्वय विधि है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर चूज कर लीजिए, उसके बाद इसका अर्थ भी देख लेंगे और इसका सही आंसर भी देख लेंगे। तो 65वां क्वेश्चन कह रहा है किस विधि में शिक्षक कथावाचक का आचरण करता है? तो किस विधि में करता है? व्यास विधि में करता है। थर्ड विकल्प आपके 65 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 66 की ओर। तो 66वां क्वेश्चन, हर्बर्टीय पंचपदीय प्रथम है सोपानम वर्तते। हर्बर्ट की पंचपदी में प्रथम सोपान कौन सा है? प्रस्तावना है, तुलना है, सामान्यकरण है, प्रयोगेय है। तो साथियों हर्बर्ट ने अपनी जो पंचपदी विधि दी है इसमें प्रयोग सबसे पहले नहीं दिया है, तुलना नहीं दी है, सामान्यकरण भी नहीं दिया है, बल्कि प्रस्तावना दिया है। तो विकल्प नंबर आपका एक सही रहेगा 66 में। प्रस्तावना है, हर्बर्टीय पंचपदीय प्रथम सोपान है, प्रस्तावना है वर्तते। विकल्प एक सही है साथियों 66वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67, वाच्य परिवर्तनम कुरुत है। वाच्य परिवर्तन करना है, शिशु है जलम पीबती। इसका वाच्य परिवर्तन कीजिएगा। शिशुना जलम पीते, शिशुना जलम पीते, ठीक है। शिशुना जलम पीव्यते और शिशुना जलम पीते। तो साथियों देखो शिशु का हो जाता है शिशुना, तो शिशुना गलत हो जाता है सेकंड विकल्प, प्रथम विकल्प, तीसरा विकल्प। जलम का हो जाता है साथियों जलम जलम जलम, और पीबती का हो जाता है पीते में बड़ी की मात्रा लगेगी, पीव्यते नहीं, पीते छोटी नहीं बल्कि बड़ी वाली, मतलब दूसरा विकल्प आपके 67 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, राम है गच्छति संधि योगे। रामो गच्छति, रामर गच्छति, रामस गच्छति और राम गच्छति। तो साथियों राम है प्लस गच्छति, इसका जो संधि योग होगा क्या रहेगा? रामो गच्छति। विकल्प नंबर आपका एक सही है 68 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 पे आते हैं। तो 69वां क्वेश्चन देखेंगे। गम प्लस तव्यत कृदंत प्रयोगे गमितव्यम, गंतव्यम, गातव्यम और गंतव्यत। तो देखो गम में तव्यत प्रत्यय जब हम लगा देते हैं, जब तव्यत प्रत्यय लगा देते हैं तो साथियों इससे जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? गंतव्यम। विकल्प नंबर आपका 69वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ सेकंड विकल्प आपके 69 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70, प्रच्छन्नम प्रत्यय वर्तते कत्वा कितिन कत और ल्युट। तो जो ये प्रच्छन्नम शब्द है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों? 70वें प्रश्न में सही आंसर का चुनाव कीजिएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो देखो जो प्रच्छन्नम शब्द है इसमें कत्वा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, कत्वा में त्वा शेष रहता है, कितिन भी नहीं लगा हुआ है साथियों, लुट भी इसमें नहीं लगा हुआ है, बल्कि इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 70 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 71, त्वमेव माता चे पिता त्वमेव पदम छंदः वर्तते। तो इसमें जो ये पद दे रखा है इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? इंद्र वज्रा उपजाति वंशस्थ उपेंद्र वज्रा। तो साथियों प्रश्न संख्या 71 में गिन लीजिए वर्णों को, और वर्णों को गिनने के बाद में देखो अगर जो मैच हो रहे हैं वर्ण तो फिर उसका जो प्रारंभिक लक्षण है उसको भी आप देख लीजिए। इससे आसानी से आपके निकल जाएगा कि इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है साथियों। तो देखिएगा साथियों, त्वमेव माता चे पिता त्वमेव गिन लियोगे आपने। इसमें जो छंद है वो है उपेंद्र वज्रा। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 71 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं। तो 72वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधेयर परम नाम अस्ति। निर्बाध विधि है, संश्लेषण विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है। तो यहाँ पर जब भी परम नाम अस्ति पूछा जाता है तो उसका मतलब उसका जो एक और अन्य नाम है वो आपसे पूछा जाता है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है इसका वो एक और अन्य नाम क्या है साथियों? प्रत्यक्ष विधि को हम निगमन विधि के नाम से नहीं जानते हैं, विश्लेषण विधि के नाम से नहीं जानते हैं, संश्लेषण विधि के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि इसको निर्बाध पद्धति या निर्बाध विधि के नाम से हम
जानते हैं। तो विकल्प नंबर आपका एक सही रहेगा 72 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73। ए व्याकृति है, पद्धति है, अपर नाम है, नामम किम, पारायण विधि है, निगमन विधि है, संसर्ग विधि है और प्रत्यक्ष विधि है। तो साथियों जो अव्याकृति विधि है इसको एक और अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो, पारायण विधि अव्याकृति विधि नहीं होती है, ना ही निगमन ना ही प्रत्यक्ष, बल्कि जो भाषा संसर्ग विधि होती है इसको हम अव्याकृति विधि के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 73 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 पे आते हैं। प्रश्नोत्तर पद्धति प्रतिपादक है वर्तते, अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो है, आचार्य मम्मट है। तो साथियों प्रश्नोत्तर पद्धति के प्रतिपादक इनमें से कौन है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो बताइए प्रश्न संख्या 74 में कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? तो देखो जो प्रश्नोत्तर पद्धति है इसके जनक अरस्तु भी नहीं है, अरस्तु भी नहीं है, आचार्य मम्मट भी नहीं है, प्लेटो भी नहीं है, बल्कि प्रश्नोत्तर पद्धति सुकरात के द्वारा दी गई है। तो सेकंड विकल्प आपके 74 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75। शिक्षणस्य सर्व प्राचीन है, शिक्षण विधि वर्तते, परीक्षण विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है, व्याख्या विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। मतलब शिक्षण की सभी सर्व प्राचीन मतलब सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है? तो साथियों शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि परीक्षण नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, पाठ्यपुस्तक या व्याख्या, दोनों में से किसी एक का चयन कीजिएगा। तो 75 में जो सही आंसर है, शिक्षण की सर्व प्राचीन विधि शिक्षण विधि किसको कहते हैं? व्याख्या विधि को कहते हैं। थर्ड विकल्प आपके 75 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76। गृह कार्यस्य उद्देश्यम अस्ति, गृह कार्य का उद्देश्य है श्रृंखलता, शिक्षणम, स्वाध्यायाम, प्रत्यभिप्रेरणम, पठनम, प्रत्यभिप्रेरणम, लेखनम, प्रत्यभिप्रेरणम। मतलब जो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है क्या होता है, बालकों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है साथियों? तो गृह कार्य देने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है स्वाध्याय प्रत्यभिप्रेरणम, मतलब स्वाध्याय के प्रति अभिप्रेरित करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो 76 में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77। काव्य शिक्षण है कस्य महत्वम सर्वाधिकम वर्तते, काव्य शिक्षण में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? अनुकरण वाचन का, सस्वर वाचन का, मौन वाचन का, आदर्श वाचन का। तो भाई काव्य शिक्षण जिसको हम पद्य शिक्षण भी कहते हैं, इसमें मौन वाचन वर्जित होता है साथियों, आदर्श, अनुकरण या सस्वर। तो साथियों सस्वर वाचन के अंतर्गत आदर्श आता है, अनुकरण आता है और समवेत आता है। तो साथियों इन दोनों में से जो बेस्ट, इन तीनों में से जो बेस्ट विकल्प है वो रहेगा काव्य शिक्षण है सस्वर वाचनम महत्वम सर्वाधिकम वर्तते, सस्वर स्वर सहित किया गया जो वाचन होता है इसका सबसे अधिक महत्व काव्य शिक्षण या पद्य शिक्षण में होता है। तो सेकंड विकल्प 77 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78। पाठ्यसहगामी क्रियासु नास्ति, पाठ्यसहगामी क्रिया नहीं है, विवाद है, प्रतियोगिता है, नृत्य, संगीत, अंत्याक्षरी। तो देखो पाठ्यसहगामी क्रिया किसको कहते हैं? जो क्रियाएं शिक्षण के अलावा की जाती है जिनसे बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो नृत्य, संगीत, अंत्याक्षरी, प्रतियोगिता तीनों ही पाठ्यसहगामी क्रिया में आती है। लेकिन साथियों विवाद है, ये विवाद करना, विवाद तो विवाद हो सकता है, विवाद तो लड़ाई हो गई, तो भाई ये फिर पाठ्यसहगामी क्रिया में नहीं आएगी। विकल्प एक सही है 78 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 पे आते हैं साथियों। तो 79वां क्वेश्चन। पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता है वर्तते, पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता है ज्ञानम, नियम है, भाव है, रस है, चय है, अभिनय है। तो बताइए 79 में कौन सा विकल्प आपका सही है? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपके 79 में वो रहेगा विकल्प नंबर 3, भाव है, रस है, चय है। मतलब पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या होती है? भाव और रस। तो साथियों भाव से संबंधित, रस से संबंधित चीज़ें पद्य शिक्षण में ही चलती है। थर्ड विकल्प 79 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80। श्रवण कौशलस्य साधनम नास्ति, श्रवण कौशल का साधन नहीं है आकाशवाणी, दूरवाणी, ध्वनि मुद्रण यंत्रम, पुस्तकम। तो साथियों देखो श्रवण कौशल के अंतर्गत आकाशवाणी श्रवण कौशल का साधन है, दूरवाणी श्रवण कौशल का साधन है, फिर ध्वनि मुद्रण यंत्र जो है ये भी श्रवण कौशल का साधन है, लेकिन पुस्तक यहाँ श्रवण कौशल का साधन नहीं है, क्योंकि ये तो देखने पर आधारित है, दृश्य सामग्री है। तो फोर्थ विकल्प आपके 80वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81। मुख्यानि भाषा कौशलानि सन्ति, मुख्य भाषा कौशल कितने हैं? पंच है, नव, त्रीणि, चत्वारि। तो साथियों मुख्य भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक तो होता है श्रवणम, एक होता है आपके श्रवणम, फिर वाचनम होता है साथियों, फिर आपके पठनम होता है और फिर होता है लेखनम। तो इस प्रकार से ये वाचनम क्या संभाषणम होता है, वाचनम को पठनम भी कहते हैं। तो ये 4 भाषाई कौशल है, मतलब चत्वारि, चौथा विकल्प आपके 81 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82।
पद्य शिक्षणस्य विधि है प्रदर्शनम, द्रुत पठनम, खंडान्वयनम, मौन वाचनम। तो भाई पद्य शिक्षण की विधि मौन वाचन होती नहीं है, द्रुत पठन नहीं होती है, ना ही प्रदर्शन होती है। खंडान्वय जो विधि है ये पद्य शिक्षण की विधियों में आती है। तो विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है 82 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 पे आते हैं। स्वरा है भवंती, स्वर कितने होते हैं? पंचय है, नव, एकादश है, त्रयोदश है। तो साथियों देखो संस्कृत में क्या होता है, स्वरों की संख्या जब भी पूछता है तो हमारी जो फर्स्ट चॉइस रहती है, फर्स्ट चॉइस स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अगर 9 विकल्प में नहीं है तो फिर हम 13 को सही करते हैं, लेकिन 9 भी है 13 भी है तो फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? 9 रहेगी। संस्कृत में जो अच प्रत्यय युक्त प्रत्याहार युक्त जो वर्ण आते हैं वो सभी स्वर में गिने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84। प्र प्लस ऊढ़ है, सॉरी ऊढ़ है इत्यस्य सुसंधि युक्तम पदम अस्ति, पदम नास्ति नहीं पदम अस्ति है। प्रोढ़ है, प्रोढ़ है, प्रूढ़ है और प्रूढ़ है। तो यहाँ बड़े ऊ की यहाँ छोटे ऊ की दोनों में अंतर है। यहाँ पर देखो एक सिंगल मात्रा है, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है। तो देखो प्र प्लस ऊढ़ है। तो साथियों ये आपके अपवादों के अंतर्गत चलती है ये संधि, और इसका जो सही संधि होता है वो होता है प्रोढ़ है। दूसरा विकल्प 84 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 को देखेंगे। तो आपके 85वां क्वेश्चन देखिएगा। पीताम्बरम धारित्वा त्वं कुत्र गच्छसि, रेखांकित पदे समास है अस्ति। रेखांकित पद के पीताम्बर में समास देखना है। बहुब्रीहि है, क्रमधारी है, अविभाव है, सर्वाणी है, इनमें से सभी। तो देखो यहाँ पर 85 में जो सही आंसर है कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 2 क्रमधारीय है। क्योंकि क्रमधारय क्योंकि जहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है और तो फिर वाक्य के अनुसार शब्द को देखना पड़ता है। पीताम्बर को धारण करके मतलब पीले अंबर को धारण करके तुम कहाँ चले साथियों? तो पीताम्बरम धारित्वा, पीले अंबर को धारण करके। तो पीताम्बर का मतलब यहाँ विष्णु से नहीं बल्कि पीले वस्त्रों से लिया जा रहा है, इसलिए बहुब्रीहि न होकर क्रमधारय होगा। अगर ये सिंगल शब्द देता तब बहुब्रीहि हो जाता, तो नहीं दे रखा है तो सेकंड विकल्प आपके 85 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86। सूर्य के अस्त होने पर राम घर आएगा, अस्य शुद्ध रूपांतरणम अस्ति। मतलब इसका जो शुद्ध रूपांतरण है वो कीजिएगा। सूर्यम अस्तम गते राम है, गृहमा आगच्छमिष्यति। सूर्यमस्य अस्तम गते राम है, गृहम गमिष्यति। सूर्य अस्तम गते राम है, गृहमा आगमिष्यति। और सूर्य अस्तम गते राम है, गृहम गमिष्यति। तो भाई देखो घर आएगा तो गमिष्यति नहीं आगमिष्यति होगा साथियों। आगमिष्यति, क्या आगमिष्यति। तो देखो सूर्य के अस्त होने पर तो जो गमिष्यति जो है इसको तो हम गलत कर देते हैं, या तो पहला सही है या तीसरा। तो साथियों गते राम है, गते राम है, ग्रहम अगमिष्यति दोनों में है, लेकिन सूर्यम अस्तम नहीं होगा, सूर्य अस्तम होगा साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके 86 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। यहाँ थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87। फलम शब्दे सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। फलम शब्द का जो फल शब्द है इसका सप्तमी एक वचन रूप बताना है। फले फलम फलात फलियो। साथियों देखो जो फल शब्द का जो सप्तमी और जो द्वितीय मतलब जो प्रथमा द्विवचन है वो सेम चलते हैं साथियों। तो इसका जो फले रूप है ये प्रथमा द्विवचन में चलता है और सप्तमी एक वचन में चलता है। विकल्प 1 आपके 87 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88। शक्नोषी शब्दे अस्ति, लिट लकारे, लट लकारे, लोट लकारे, विधि लिंग लकारे। तो साथियों ये जो शक्नोषी शब्द है ये किस लकार के अंतर्गत आएगा? 88वें प्रश्न में सही आंसर का चुनाव करो। तो इसका जो सही आंसर है शक्नोषी शब्दे लट लकारे अस्ति। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, ये लट लकार का रूप है साथियों। तो सेकंड विकल्प 88वें में सही है। अब प्रश्न संख्या 89। इति मतलब 79 79 जो शब्द है इसका संख्या कृते संस्कृत पदम अस्ति। इस संख्या को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? नव सप्तति है, एकोनाशीति है, उभो न को अपि, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 79 जो है 79 जिसको हम हिंदी में कहते हैं इसका जो संस्कृत रूप होता है वो होता है नव सप्तति है और एकोनाशीति है, मतलब उभो, दोनों ही यहाँ सही रहेंगे 89 में। उभो रहेगा साथियों। थर्ड विकल्प आपके 89 में सही है। अब खंड 3 का अंतिम और 90वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद खंड 4 पे आएंगे। तो खंड 3 का मतलब जो संस्कृत है इसका अंतिम और 90वां क्वेश्चन। मोहन है पाठम पठति, कर्मवाच्य परिवर्तय। मतलब इसका आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो मोहन है पाठेन पठ्यते, मोहनेन पाठम पठ्यते, मोहनेन पाठ है पठ्यते और मोहन है पाठ है पठ्यते। साथियों जब हम इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो पाठम का तो हो जाता है पाठ है, क्या हो जाता है? पाठ है हो जाता है। तो दूसरा और पहला तो गलत हो गया।
पठतिका पटियते बन जाएगा और मोहन है का किस में बदल जाएगा साथियों, मोहनैन। विकल्प नंबर आपका 3 90वें प्रश्न में सही है। तो ये 3 पार्ट हम पूरे कर चुके हैं। अब चौथे पार्ट की ओर पढ़ेंगे। तो चलिए चौथे पार्ट की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों खंड 4 पे हम आ चुके हैं, जिसमें गणित शिक्षण के प्रश्नों को हल करेंगे। 91 से लेकर के 120 तक के जो प्रश्न हैं वो गणित शिक्षण के हैं। लेवल 1 वालों के लिए कंपलसरी है, लेवल 1 का जिसने भी फॉर्म डाल रखा है उसके लिए। लेवल 2 में जिसके साइंस मैथ्स है उसके लिए भी कंपलसरी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 91, गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन किसका है? मार्शल स्टोन, आइंस्टीन, हार्वर्ड कमिटी और व्हाइटहेड। तो उपरोक्त जो कथन कहा गया है गणित के संदर्भ में, ये हार्वर्ड कमेटी के द्वारा कहा गया है। दूसरा विकल्प 91 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और सांख्यिकी। तो प्रश्न संख्या 92 में कौन सा विकल्प आपके सही है? प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। अंक गणित सबसे पहले विकसित हुई थी, उसके बाद बीज गणित, रेखा गणित आई है। तो देखिए 93 प्रश्न है आपके, ये देखिएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने परिभाषित किया? पेस्टोलॉजी ने, BS ब्लूम ने, TP नन ने और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 93 में जो सही आंसर है कि भाई मूल्यांकन प्रक्रिया एक त्रिकोणात्मक रूप में होती है, इसके 3 अंग होते हैं, ऐसा BS ब्लूम के द्वारा कहा गया था। दूसरा विकल्प है आपके 93 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य है? निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार, उपचार प्रगतिपरक और शिक्षण में सुधार, निदान प्रगतिपरक और शिक्षण में सुधार, और उपचार, निदान और प्रगतिपरक। तो मूल्यांकन के अंतर्गत देखो, एक तो निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है। इसमें निदान नहीं दे रखा है, इसमें उपचार नहीं दे रखा है। अब पहला या चौथा विकल्प में से एक सही रहेगा आपके। तो पहले उपचार नहीं करते हैं, पहले निदान करते हैं, फिर उपचार और फिर शिक्षण में सुधार। विकल्प 1 आपका प्रश्न नंबर 94 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 पे आते हैं। गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? लिखित अभ्यास, मौखिक अभ्यास, सरल अभ्यास और प्रायोगिक अभ्यास। तो भाई दैनिक प्रयोग की कुशलता की बात की जाती है, तो दैनिक प्रयोग हम लिखित रूप से तो नहीं करेंगे, सरल से नहीं, बल्कि मौखिक रूप से हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए दूसरा विकल्प आपके 95 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96 पे आते हैं। तो 96वां क्वेश्चन है, सेक्सटेंट सहायक सामग्री का प्रयोग गणित शिक्षण में किया जाता है? कोणों के मापन हेतु, रेखाखंड खींचने हेतु, ऊंचाई नापने हेतु और आकृतियों को खींचने के लिए। तो साथियों सेक्सटेंट नामक एक सहायक सामग्री है जो कि दृश्य सामग्री होती है, और इसका प्रयोग गणित शिक्षण में कोणों के मापन हेतु किया जाता है। विकल्प 1 आपके 96 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97, वह कौन सी विधि है जिसमें विषय वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि विषय वस्तु की पूर्णता खंडित न हो? इकाई विधि, व्याख्या विधि, वार्षिक योजना विधि और दैनिक योजना विधि। तो यहाँ एक शब्द दे रखा है, पूर्णतः खंडित न हो, व्यवस्थित किया जाता है विषय वस्तु को। तो ऐसा इकाई विधि में किया जाता है जिसमें एक समान एक जैसे प्रकरण जो होते हैं उनको एक निश्चित इकाई बना करके दैनिक पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो विकल्प 1 आपके 97 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा कमजोरियों को दूर किया जाता है, कमजोरियों का पता लगाया जाता है, 1 व 2 दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो निदानात्मक शिक्षण द्वारा कमजोरियों का पता लगाते हैं, जबकि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा कमजोरियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है 98 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99, इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर में परीक्षार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में, अतिलघुतरात्मक प्रश्नों में और इनमें से सभी। तो 99 में देखो, अपने जो खुद के विचार है, वस्तुनिष्ठ में तो किसी एक का ही आपको चयन करना होता है, अतिलघुतरात्मक में भी 5-10 शब्द में विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो निबंधात्मक प्रश्न है इसमें हम अपने विचारों को पूर्णतः व्यक्त कर सकते हैं। तो दूसरा विकल्प आपके 99 में सही है। चलिए 100वां क्वेश्चन देखते हैं। छायाचित्र है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, यांत्रिक सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही है? छायाचित्र की बात की जा रही है साथियों। छायाचित्र एक दृश्य सामग्री है, जबकि अगर शब्द आता है चलचित्र, तो चलचित्र यहाँ पर कौन सी सामग्री हो जाती? श्रव्य दृश्य। दोनों को याद रखना है, छायाचित्र तो दृश्य है, छायाचित्र का मतलब जो अपन फोटो लेते हैं ना, तो वो आपके छायाचित्र होता है। तो विकल्प 3 आपके 100वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101,
एक विमा चित्र में महत्व दिया जाता है चौड़ाई को, ऊंचाई को, गहराई को और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो एक विमा चित्र होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई को ही महत्व दिया जाता है। सेकंड विकल्प 101 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 पे आते हैं। तो 102वां क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली दो संख्याओं का मैस है 103 है और उनका लेस है 19,261 है तथा एक संख्या 1133 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 1715, 1751, 1517 और 1571। तो बताइए प्रश्न संख्या 102 में। अब इसको आपको हल करना पड़ेगा, तो वीडियो को रोक लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आंसर आपके निकल के 1751 दूसरा विकल्प आ जाता है तो आंसर सही है, और 1751 की जगह तीसरा, पहला, चौथा या इनमें से अलग ही कोई आ गया तो मतलब आंसर आपका गलत है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 102 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 पे आते हैं। तो 103वां क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 52 है। यदि पहली व दूसरी संख्याओं का अनुपात 1:2 तथा पहली व तीसरी संख्याओं का अनुपात 4:1 हो तो दूसरी संख्या क्या है? 52, 96, 48 और 65। तो वापिस देखो, जितने भी आपके गणित के सवाल है उसमें क्या करना है, वीडियो को रोकना है और फिर आंसर चेक करना है आपको। तो 103वें क्वेश्चन में देखो, अगर आपके ये दूसरी जो संख्या है ये 96 आ जाती है तो बिल्कुल आपके राइट आंसर है, दूसरी संख्या आना चाहिए 96। और 96 अगर सेकंड संख्या दूसरी संख्या नहीं आती है तो आंसर में कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 103 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है तो लाभ होगा 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये और 64 रुपये। तो 104वें क्वेश्चन में देखिएगा राइट आंसर आपको निकालना है। यहाँ पर एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और उसके बाद में सवाल को कीजिएगा। यहाँ आपका आंसर जो अगर 64 आ जाता है तो बिल्कुल सही है, नहीं तो आंसर में कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105 पे आते हैं। 105वां प्रश्न, संजना ने दीप्ति ने ये दीप्ति से 20,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि प्रथम 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक होगी, अगले 6 वर्षों के लिए दर 12% वार्षिक होगी तथा उसके बाद 20% वार्षिक होगी। तो संजना द्वारा ऋण मुक्त होने के लिए 11 वर्षों के अंत में चुकाई जाने वाली कुल राशि होगी 29,600, 25,500, 49,600 और 45,500। तो देखो प्रश्न संख्या 105 में सही आंसर निकालना है। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है टोटल राशि कितनी थी 20,000। 2 वर्ष में चुकाएंगे तो ब्याज की दर 8% रहेगी, फिर उसके बाद में 6 वर्षों के लिए दर 12% हो जाती है, फिर उसके बाद में 20% हो जाती है 6 वर्ष बाद में भी नहीं चुकाए तो। अब उसने 11 वर्ष में चुकाए थे तो फिर आपको यहाँ पर इसकी जो ब्याज की राशि है और उसका जो मूलधन है, इसमें देखिए अगर आपका आंसर 49,600 आ जाता है तीसरा विकल्प तो आंसर सही है। कुल राशि की बात पूछी जा रही है, ओनली ब्याज कोई मत निकाल लेना, नहीं तो आंसर 29,600 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड विकल्प सही रहेगा 105 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106 को देखेंगे। 106वां क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? वृत्त का व्यास सदैव उसके केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त की समस्त त्रिज्याओं का एक सिरा उभयनिष्ठ होता है, वृत्त चाहे छोटा हो या बड़ा उसके व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या की दुगनी होती है, और इनमें से सभी। तो सारे ही व्यास से संबंधित यहाँ पर प्रश्न हैं साथियों। राइट आंसर प्रश्न संख्या 106 में कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 4 सही है। इनमें से जो सभी कथन हैं, तीसरा, दूसरा, पहला, ये सभी कथन क्या है? सत्य कथन है। तो फोर्थ विकल्प 106 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107। 107वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण AOP बराबर 75 डिग्री हो तो कोण PAQ का मान क्या है? तो यहाँ पर देखिए चित्र को वापस देख लीजिए। AOP का मान यहाँ पर दे रखा है, AOP का मान कितना दे रखा है? 75 डिग्री दे रखा है। अब आपको यहाँ पर PAQ का मान निकालना है। विकल्प है 150 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो आपके प्रश्न संख्या 107 में कौन सा विकल्प सही आएगा? देखो अगर कोण PAQ का मान आपके निकल के आ जाता है 30 डिग्री तो बिल्कुल आपके 107वां क्वेश्चन सही है, नहीं तो फिर 30 डिग्री के अलावा 29 भी आ गया तो भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108 पे आते हैं। तो 108वां प्रश्न, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए O क्या है? वृत्त का केंद्र है यहाँ पर। अब आपको ACB का मान यहाँ पर ज्ञात करना है साथियों। 65 डिग्री है, 45 डिग्री है, 55 डिग्री है और 110 डिग्री है।
तो वापस हल कीजिएगा। टाइम लगेगा इन प्रश्नों में थोड़ा, क्योंकि सबसे बाद में करना है पहली चीज़ तो आपको गणित। 108वें क्वेश्चन में जो आपके सही आंसर है साथियों वो रहेगा 55 डिग्री। ठीक है, कोण ए सी बी का मान कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। थर्ड विकल्प आपके 108वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 109, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व नहीं है, व्यवहारिक, सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक। देखो, व्यवहारिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी सभी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं होगा साथियों। प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक महत्व गणित का बिल्कुल भी नहीं होता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 109 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 पे आएंगे। तो 110वां क्वेश्चन, एक कुंड में भरे 3.5 किलो लीटर पानी का 3.5 किलो लीटर पानी का तोल किलोग्राम में निकाले, जबकि एक घन सेमी पानी का तोल 1 ग्राम है। 6500 किलोग्राम आएगा, 6200 किलोग्राम आएगा, 6400 किलोग्राम आएगा या 3500 किलोग्राम आएगा। तो प्रश्न संख्या 110 में राइट आंसर निकाल लीजिए। टाइम लगेगा इसमें भी थोड़ा। तो अगर आंसर आपके मैच करता है 3500 किलोग्राम से तो बिल्कुल आपका आंसर सही है साथियों, प्रश्न नंबर 110 में। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, एक भी आंसर गलत नहीं है गणित का। ठीक है, अच्छे से कंफर्म कर लेना, अगर नहीं आता है तो फिर त्रुटि आपके करने में के तरीके में ही रहेगी ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111, एक खेत जिसकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है को समतल करने का व्यय 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर हिसाब से 1,22,500 रुपये हुआ। यदि उसके चारों ओर 1 मीटर ऊंची ईंट की दीवार कराने का व्यय 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है, तो कुल कितने व्यय होगा? 25,000, 26,400, 22,500 और 22,400। तो 111वें प्रश्न में आपको सही आंसर देना है। देखिए, निकाल लेना। आपको यहाँ पर लंबाई व चौड़ाई यहाँ पर दे रखी है कि भाई क्या है, बराबर है। समतल कर रहे हो 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपके खर्चा टोटल कितना हो रहा है, 1,22,500 रुपये। तो चारों ओर आपको 1 मीटर ऊंची ईंट की दीवार करनी है, उसका व्यय आता है 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर का। तो साथियों टोटल जो इसका व्यय रहेगा आपको निकालना है। 111वें में कौन सा आंसर आपके सही है? विकल्प नंबर 4, 22,400 रुपये इसका टोटल व्यय रहेगा। तो फोर्थ विकल्प 111वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112, एक चद्दर की लंबाई 180 सेमी एवं चौड़ाई 120 सेमी है। इस चद्दर के चारों ओर गोट लगानी है। बताओ इसके लिए कितनी लंबी गोट चाहिए? 500 सेमी, 600 सेमी, 21 सेमी और 21.6 सेमी। तो यहाँ पर देखो, चद्दर की लंबाई दे रखी है 180 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 120 सेमी। चारों ओर आपको गोट लगानी है। तो साथियों कितनी लंबी गोट चाहिए आपको? प्रश्न संख्या 112 में आपकी दूसरा विकल्प सही रहेगा, 600 सेमी वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113 पे आते हैं। तो 113वां क्वेश्चन, एक वर्गाकार बगीचे में 1 फुट ऊंची मिट्टी डलवाने में 50 रुपये प्रति वर्ग फुट का व्यय होता है। यदि मिट्टी डलवाने में कुल 1,25,000 रुपये खर्च हुए तो बगीचे की लंबाई कितनी है? 50 वर्ग फुट, 50 फुट, 625 फुट और 625 वर्ग फुट। आपका यहाँ प्रश्न संख्या 113 में जो सही आंसर है, देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एक बार आप आंसर निकाल लो फिर मैच कर लेना इससे। तो इसका राइट आंसर रहेगा 50 फुट। 50 वर्ग फुट नहीं रहेगा क्योंकि लंबाई पूछी जा रही है, क्षेत्रफल नहीं। सेकंड विकल्प आपके 113वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114, एक गांव में 5,000 लोग रहते हैं। उस गांव हेतु 2,40,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी बनाई गई जो पूरे गांव के लिए 12 दिन का पानी स्टोर करती है। यदि गांव में 1,000 आदमी पड़ोस के गांव से आकर बस गए तो सभी के लिए वह टंकी कितने दिन तक के पानी हेतु पर्याप्त होगी? 12 दिन, 8 दिन, 10 दिन और 14 दिन। तो क्वेश्चन अच्छा है, निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 114वें में जो आपके सही आंसर है साथियों, देखो बाद में 1,000 आदमी और आ चुके हैं। तो पहले कितने दिन चल रही थी? 12 दिन चल रही थी। तो यहाँ पर 14 तो चलेगी नहीं, ना ही 12 चलेगी। दूसरा या तीसरा विकल्प आएगा। अगर आपके 10 दिन आ चुके हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही रहेगा प्रश्न नंबर 114 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 115 पर। 115वां क्वेश्चन, 40 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष थी। इनमें से 12 की औसत आयु 22 वर्ष थी और अन्य 18 की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो शेष लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 19 वर्ष और 20 वर्ष। तो भाई लड़के कितने हैं? 40 है, औसत आयु कितनी थी? 20 थी। तो 4 दूनी 8 मतलब 800 टोटल उनकी आयु निकल गई। अब 12 की औसत आयु 22 और 18 की 17, इनको भी गुणा कर लो और इसमें से माइनस कर लेना। अगर आपके वहाँ पर फिर औसत आयु निकाल लेना साथियों। 115वें में औसत आयु निकल के अगर आपके 23 वर्ष आती है तो
तो बिल्कुल आपके आंसर आ जाएगा। सेकंड विकल्प 115 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 116। एक दुकानदार ने एक कंबल को 15% हानि से बेचा। यदि वह उसे 65 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% की हानि होती। कंबल का क्रय मूल्य कितना होगा? 1300 रुपये, 1225 रुपये, 950 रुपये, 1700 रुपये। तो भाई हानि कितनी थी? 15%। अगर 65 में ज़्यादा में बेचता तो 10% की हानि होती, मतलब 5 रुपये का अंतर आ जाता। ठीक है, मतलब सॉरी 5% का अंतर आ जाता 65 में। तो 65 में अगर 5% का अंतर आया तो 65 5 13, तो 1300 इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्रथम विकल्प। तो प्रथम विकल्प आपके 116 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 पे आते हैं। 117वां क्वेश्चन है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। 25% हानि, 20% लाभ, 25% हानि और 25% लाभ। 117 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? साथियों यहाँ पर देखिएगा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो आपके यहाँ लाभ या हानि निकलेगी इसमें 25% लाभ आपका निकलेगा। चौथा विकल्प 117 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 पे आएंगे। तो 118वां क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 118। साथियों, अमित अपना धन बैंक में 2 वर्ष अधिक रखता है, उसे 440 साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होता है। यदि बैंक की दर 4% वार्षिक है तथा अमित द्वारा बैंक में जमा राशि है तो 6800 रुपये, 4200 रुपये, 4250 रुपये, ये 4500 नहीं है, ये 5500 टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा चौथा विकल्प क्या है? 5500 रुपये है। इसके आधार पर आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर बैंक में जमा राशि निकालना है आपको। भाई टाइम दे रखा है 2 वर्ष, फिर ब्याज कितना है? 440 से दर दे रखी है 4%, तो यहाँ पर मतलब आपका मूलधन निकलेगा। मूलधन आएगा साथियों इसका 5500 रुपये। विकल्प नंबर 4 सही है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसमें 4500 हो गया था, तो 5500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 119। 119वां क्वेश्चन है, अमित ने कुछ राशि बैंक में जमा करवाई। 6 वर्षों के बाद अपना बैंक खाता बंद करवाते समय उसे कुल 11,050 रुपये प्राप्त हुए। यदि बैंक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देता है तो अमित द्वारा बैंक में जमा करवाई गई राशि थी 7500 रुपये, 9000 रुपये, 8850 रुपये और 8500 रुपये। तो देखो यहाँ पर टाइम दे रखा है आपके 6 वर्ष, साधारण ब्याज की दर दे रखी है 5%, तो यहाँ पे राशि भी है 11,050 रुपये आपके पास। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या निकालना है? अमित द्वारा बैंक में जमा करवाई गई राशि, मतलब आपको मूलधन देखना है। ये 11,050 रुपये क्या है? आपके मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर मिश्रधन है ये। ठीक है, तो 119वें क्वेश्चन में आपके जो सही आंसर निकल के आता है वो रहेगा साथियों 8,500 रुपये। अब अंतिम और 120वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब खंड 4 का अंतिम। निम्न में से सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखो पहली भिन्न है 1/5, दूसरी है 1/7, तीसरी है 2/7, फिर चौथी भिन्न है 3/28, पाँचवीं है 3/14 और छठी और अंतिम भिन्न है 6/25। तो निकाल के देख लीजिए। पहला विकल्प क्या है? 1/7 व 3/28, दूसरा है 3/28 व 1/7, तीसरा है 3/28 व 2/7 और चौथा है 1/7 व 6/25। तो 120वें क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आता है, देखो सबसे छोटी भिन्न इनमें 3/28 है और सबसे बड़ी भिन्न 2/7 है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड विकल्प आपके 120वें क्वेश्चन में सही है। ये खंड 4 पूरा हुआ जिसको मैंने हल नहीं कराया है, तो इसमें आंसर तो बता दिए, चेक कर लेना मिला करके। बाकी खंड 5 को अच्छी तरह से समझते हुए करेंगे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं खंड 5 की ओर। तो साथियों खंड 5 पे हम आ चुके हैं। देखिए खंड 5 में पर्यावरण शिक्षण के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। 120 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब यहाँ पर 121 से लेकर के 150 तक के जो प्रश्न हैं वो पर्यावरण के हैं। राजस्थान जीके के भी बहुत सारे प्रश्न हैं। लेवल 2 वाले चाहे तो इसको कर सकते हैं और जिसने लेवल 1 का फॉर्म डाल रखा है बिल्कुल इसको कंपलसरी करना है साथियों। तो चलिए प्रश्न संख्या 121 है, बिल्कुल लास्ट में कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो क्या है प्रश्न नंबर 121? इनमें से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। सामूहिक पक्ष पर बल, भावनात्मक जुड़ाव, आत्मनिर्भरता और सहनिवास। तो देखिए एक जो संयुक्त परिवार होता है इसमें सामूहिक पक्ष पर बल दिया जाता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है सदस्यों का आपस में, सहनिवास एक साथ निवास करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता ये एकल परिवार के अंतर्गत आता है।
मतलब विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 121 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 122 पर। तो 122वां क्वेश्चन है, एम्फोटेमाइन उदाहरण है उद्दीपक दवाओं का, अवसादक दवाओं का, विभ्रांतिकारक दवाओं का और स्वापक दवाओं का। तो देखिए एम्फोटेमाइन एक विशेष प्रकार की दवा है जो कि उद्दीपक दवाओं के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? उद्दीपक दवाओं के। देखो जैसे खिलाड़ी वगैरह है, जैसे दौड़ने से पहले या फिर अन्य कोई खेल जिम्नास्टिक वगैरह, तो इन खेलों से पहले इन दवाओं का सेवन करते हैं साथियों, तो उनमें कुछ अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है, तो ये उद्दीपक दवाओं का उदाहरण है। यहाँ पर प्रथम विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 122 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123 पे आते हैं। तो चलिए 123वां क्वेश्चन देखते हैं। स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, असम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए स्मोकलेस तंबाकू पर सबसे पहले जिस राज्य के द्वारा बैन लगाया गया था, राजस्थान नहीं था, अरुणाचल प्रदेश नहीं था, हिमाचल प्रदेश नहीं था, बल्कि वो भारत का राज्य असम था साथियों। सेकंड विकल्प आपके 123 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 पे आते हैं। तो 124वां क्वेश्चन है, रासायनिक पदार्थों से निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरोलिन और डेक्रोन। तो देखो डेक्रोन है ये, डेक्रान नहीं है, डेक्रोन। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये चारों ही रेशे प्राकृतिक रेशे नहीं हैं, बल्कि ये चारों ही कृत्रिम रेशे हैं। तो लेकिन यहाँ पर प्रथम पूछा है, प्रथम कृत्रिम रेशा। तो साथियों देखो पॉलिस्टर, डेक्रोन, टेरोलिन नहीं है, बल्कि नायलॉन जो है ये प्रथम कृत्रिम रेशा था। विकल्प एक आपका 124 में बिल्कुल सही है। याद रखिएगा अच्छी तरह से, नायलॉन ही वो प्रथम कृत्रिम रेशा है जो रासायनिक पदार्थों से जिसका निर्माण किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 125 पर। 125वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर से संबंधित वस्त्र नहीं है कसाबा, फिरन, राहिदे और तरंगा। देखो जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सा वस्त्र नहीं पहना जाता है? आपको प्रश्न संख्या 125 में सही विकल्प का चुनाव करना है मित्रों। देखो राइट आंसर देखते हैं तो कौन सा आंसर सही है आपके? राहिदे। राहिदे जम्मू कश्मीर का वस्त्र नहीं है साथियों। बाकी कसाबा, फिरन, तरंगा ये तीनों ही वस्त्र जम्मू कश्मीर के हैं। तो मतलब तीसरा विकल्प सही है आपके 125 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 पे आते हैं। तो 126वां प्रश्न, मेरिन कल्चर का संबंध है डेयरी विकास से, मछली पालन से, मधुमक्खी पालन से और मुर्गी पालन से। तो भाई जो मेरिन कल्चर है इसका संबंध किससे है साथियों? 126 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको ये तो पता है कि भाई जो पीसी कल्चर है वो मछली पालन से संबंधित है, लेकिन जो मेरिन कल्चर है इसका संबंध भी मछली पालन से ही होता है। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 126 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 पे आते हैं। तो चलिए 127वां क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिएगा मित्रों, राजस्थान के निम्न उद्योगों में से कौन सा खनिज आधारित उद्योगों में नहीं आता है? घिया पत्थर पिसाई उद्योग, मूर्ति उद्योग, संगमरमर एवं ग्रेनाइट उद्योग और लाख एवं रेशम उद्योग। तो भाई जो खनिज आधारित उद्योग है राजस्थान के, उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आएगा? दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो कि सही है साथियों। तो सोच लीजिए, देख लीजिए अच्छी तरह से। देखते हैं राइट आंसर कौन सा है। चौथा विकल्प सही है साथियों। लाख एवं रेशम उद्योग जो है ये वन आधारित उद्योगों में आते हैं। किस में आते हैं? ये वन आधारित उद्योगों में। बाकी संगमरमर, मूर्ति और घिया पत्थर तीनों ही ये खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 127 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपभोक्ता की दृष्टि से, मतलब उपभोक्ता वाले टॉपिक की दृष्टि से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 24 दिसंबर 1987, 24 दिसंबर 1986, 15 अप्रैल 1986 और 15 अप्रैल 1987। तो भाई सभी को ये तो पता होगा कि भाई उपभोक्ता संरक्षण बना तो 1986 में था, लेकिन लागू 1987 में हुआ। अब पहले के टेस्ट में 1987 ऑप्शन में ही नहीं था, तो फिर 86 ऑप्शन को देखते हुए करनी पड़ती है चीज़ें। यहाँ से रट के जाओगे और वहाँ ऑप्शन नहीं आया तो फिर क्या करोगे? ऑप्शन देखना पड़ता है कि भाई ज़्यादा बेटर कौन सा है। तो साथियों उसी आधार पे ही आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। यहाँ से रट के जाओ कि नहीं मैं तो यही करूँगा तो फिर हो गया कल्याण, ऐसे नहीं होता है। ऑप्शन को देखना पड़ता है कि कौन सा बेटर है। तो साथियों 1986 में लागू नहीं हुआ था, 87 में हुआ था, तो 86 वालों को काट देते हैं। अब 2 विकल्प बचे हैं। तो देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की बात करें तो इसको लागू 15 अप्रैल 1987 को किया गया था साथियों। 128 में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 पे आते हैं। तो 129वां क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई?
1999, 1998, 2000 और 2001। देखो ये उस टॉपिक से मैंने प्रश्न लिया है जो प्रमुख रोजगार की नीतियां हैं, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आ जाता है साथियों। तो उस टॉपिक को मुझे पता है पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन उसको भी जो मुख्य रोजगार नीतियां उनको तो याद कर लेना आप भी। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी 25 दिसंबर सन 2000 को साथियों। कब? 25 दिसंबर सन 2000 को इसका आरंभ किया गया था। जबकि अंत्योदय योजना की बात करें तो इसको 1977 में आरंभ किया गया था। दोनों अलग अलग है, अंत्योदय योजना 1977 भी है और अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 129वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 पे आते हैं साथियों। 130वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो देखो जो पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है तो यहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प का हमको फिर चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है विकल्पों को देखते हुए आपको आंसर देना पड़ेगा। तो इन चारों ही विकल्पों में से जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था। तो चौथा विकल्प आपके 130 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 131, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 10 है, 25 है, 200 है और इनमें से कोई नहीं। तो भाई तीनों की याद रख लेना, हर बार पूछ रहा है यहाँ से प्रश्न। लोकसभा की राजस्थान में कितनी संख्या है? 25 है। राज्यसभा की राजस्थान में कितनी संख्या है साथियों? 10 है। और विधानसभा की कितनी संख्या राजस्थान में? 200 है साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 131 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 को देखेंगे, यहाँ थर्ड विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो 132वां प्रश्न, लोकतंत्र में उच्च सदन का कार्यकाल है 6 वर्ष, 5 वर्ष, कभी भी विघटित किया जा सकता है। यह स्थायी सदन है, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। तो देखो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लोकतंत्र में उच्च सदन होता क्या है। अगर उच्च सदन के बारे में ही पता नहीं है तो फिर आंसर बिल्कुल ही गलत होना है। तो साथियों उच्च सदन का तात्पर्य लिया जाता है, किससे लिया जाता है? राज्यसभा सदन का उच्च सदन है साथियों। क्या है? राज्यसभा। और राज्यसभा का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का नहीं पूछा है, राज्यसभा का पूछा है। तो साथियों राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब त्यागपत्र देते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ होती है। कुछ गलत बता दिया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 132वें में फोर्थ विकल्प है, तीसरा नहीं फोर्थ विकल्प है। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से तीसरा दिख रहा है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 133 की ओर। ये देखिए, किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? आत्म सुख, घूगी, नानड़ा और अचकन। तो मित्रों देखो आत्म सुख, घूगी, अचकन तीनों ही ये चीज़ें वस्त्रों से जो तीनों ही वस्त्र हैं ये पुरुषों से संबंधित है। लेकिन बात करें नानड़ा की तो नानड़ा स्त्रियों के वस्त्रों से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है यही आपका सही आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 133 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134 पे आएंगे। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तिल्ली में, हृदय में, अस्थि मज्जा में और यकृत में। तो देखो आरबीसी की अगर हम बात करें कि भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, तो इसका निर्माण कहाँ होता है साथियों? हमारे अस्थि मज्जा में होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 134 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 पे आते हैं। तो चलिए 135 को देख लेते हैं। 135वां क्वेश्चन, पोलियो की मुंह द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है शुल्क वैक्सीन, सेबिन वैक्सीन, दोनों और कोई नहीं। तो भाई पोलियो की 2 तरह की वैक्सीन है, एक तो मुंह के द्वारा दी जाती है और एक इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। तो साथियों देखो शुल्क वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, जबकि सेबिन वैक्सीन मुंह के द्वारा दी जाती है। सही बताया ना? इधर उधर तो नहीं कर दिया ना? कमेंट कर दो अगर इधर उधर कर दिया तो। ठीक है, सेबिन बता रहा हूँ मुंह के द्वारा दी जाने वाले और शुल्क बता रहा हूँ इंजेक्शन के द्वारा। तो अगर उल्टा इधर उधर हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा पोलियो का टॉपिक है। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि पल्स पोलियो अभियान कब चालू हुआ? 1995 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो पोलियो का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। कितनी वैक्सीन है? 2 वैक्सीन है, एक तो शुल्क वाली और एक सेबिन वाली। तो साथियों इसलिए इन चीज़ों को विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, अगर उल्टा बता दिया तो कमेंट जरूर करें 135 के लिए। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136, निम्न में से समुद्री चूहा किसे कहते हैं? तो यूनाइस, एफ्रोडाइट और साइलिस और ग्लाइसेरा। तो साथियों
प्रश्न संख्या 136 में आपके जो सही आंसर है, समुद्री चूहा किसको कहा जाता है? एफ्रोडाइट को समुद्री चूहे के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 136 में आपके सेकंड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 137 को। ये देखिए, लुप्त हो रही प्रजातियों, उनके आवास एवं उनकी संख्या आदि के बारे में सूचना किस बुक में दी जाती है? किस पुस्तक में दी जाती है? पुस्तक लिखना चाहिए था, लेकिन आपको पता है आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोलता हूँ मैं। पीली पुस्तक, जैव विविधता खतरे में, रेड डाटा पुस्तक या पर्यावरण संरक्षण बुक। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो लुप्त हो रही प्रजातियाँ, मतलब जो प्रजातियाँ लुप्त होने की कगार पे है या फिर लुप्त हो रही है, उनकी जो संख्या, उनकी जो सूचनाएँ हैं, वो रेड डाटा पुस्तक में लिखी जाती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 137 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 पे आते हैं। तो 138वां प्रश्न देखिएगा। 138वें क्वेश्चन को क्ले थ्रेड कहा जाता है। थल में, नभ में, समुद्र में, सभी जगह। सॉरी, कहा जाता है नहीं, पाया जाता है। ये क्ले थ्रेड कहाँ पर पाया जाता है? तो साथियों क्ले थ्रेड इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है जहाँ पर क्ले थ्रेड पाया जाता है? 138वें में आपका जो सही आंसर है, क्ले थ्रेड समुद्र में पाया जाता है साथियों। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139 है। राजस्थान का कौन सा कस्बा अपने दरियों के लिए विख्यात है? लवाण, टोंक, नागौर और जैसलमेर। तो भैया यहाँ पर पहली चीज़ तो है, कस्बा पूछा है, तो नागौर, टोंक, जैसलमेर ये कस्बे थोड़ी, ये तो सिटियाँ हैं। लवाण नामक जो कस्बा है साथियों, ये अपने दरियों के लिए विख्यात है, संपूर्ण विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है ये। विकल्प 1 आपके 139 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140, 140वां क्वेश्चन। आंत्रशोथ या टाइफाइड का कारण है दूषित भोजन, वंशानुगतता, संक्रमण और इनमें से सभी। तो भाई जो टाइफाइड है ये इनमें से सभी नहीं होगा, वंशानुक्रम के कारण भी नहीं होता है, संक्रमण नहीं, बल्कि ये दूषित भोजन करने के कारण होता है साथियों टाइफाइड। विकल्प 1 आपके 140वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141। हिंदू कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को मानते हैं? देवनारायण जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को, गोगा जी को। तो हिंदू तो कृष्ण का अवतार और मुस्लिम है राम सपीर का अवतार इनको कहते हैं। और इन लोक देवता का नाम क्या है साथियों? रामदेव जी है। दूसरा विकल्प 141 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142। सौरमंडल से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून है। खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है और पृथ्वी, शुक्र व मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। तो देखो प्रश्न संख्या 142 में सौरमंडल से संबंधित आपको असत्य कथन देखना था। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है साथियों? देखो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है, सही है ये तो, लेकिन सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून नहीं है। नेपच्यून यहाँ पर गलत दे रखा है, बुध ग्रह सबसे छोटा है साथियों। देखो सौरमंडल में 8 ही ग्रह है और जो हमारी पृथ्वी है ये शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में भी स्थित है, तो ये भी सही हो गया। मतलब सेकंड विकल्प 142वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 को देखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही इनमें से कौन सी है? संगीता बहल, मालावत पूर्णा, प्रेमलता अग्रवाल और बछेंद्री पाल। तो भाई बछेंद्री पाल ने तो सबसे पहले भारतीय महिला है ये जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। मालावत पूर्णा सबसे कम उम्र की है और प्रेमलता अग्रवाल 48 में की थी शायद इन्होंने। लेकिन साथियों जो संगीता बहल है 2018 में इन्होंने 53 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है। तो फिर संगीता बहल यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 143 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 144 को देखेंगे। तो आपके 144वां प्रश्न क्या है साथियों? EIA का पूरा नाम है इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। तो साथियों EIA बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। EIA का पूरा नाम इन्वायरमेंट पर्यावरण, इम्पैक्ट असेसमेंट पर्यावरण प्रभाव आकलन, इसका हिंदी में नाम है और इंग्लिश में क्या नाम है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। विकल्प 3 आपके 144वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145। परियोजना विधि का चरम सोपान कौन सा है? परिस्थिति बनाना, परियोजना का चुनाव करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना और परियोजना को लिखना। तो देखो अंतिम मतलब लास्ट वाला सोपान आपको बताना है। तो परियोजना विधि का जो लास्ट सोपान है वो है परियोजना को लिखना, जिसको लेखा जोखा करना या आलेखन करना भी कहा जाता है साथियों। चौथा विकल्प 145वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण होना चाहिए कैसा? रटने पर आधारित, आगमन विधि पर आधारित, खेल व मनोरंजन पर आधारित और कोई नहीं। तो कोई नहीं को हटा देंगे क्योंकि रटने वाले को भी हटा देंगे, प्रथम विकल्प भी हट गया, तो दूसरा या तीसरा। तो मित्रों प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? खेल और मनोरंजन पर आधारित। दूसरा विकल्प अगर तीसरा नहीं होता तो दूसरा सही करते, लेकिन तीसरा सबसे बेस्ट है, इसलिए 146वें में तीसरे विकल्प का हम चुनाव कर रहे हैं और यही बिल्कुल सही माना जाएगा 146 में थर्ड विकल्प। प्रश्न नंबर 147, बालक के विषयगत कौशल का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ब्लूप्रिंट, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। भाई उपचारात्मक परीक्षण में तो हम कमजोरियां दूर करते हैं, इसमें कौशल का मापन नहीं किया जाता है बल्कि कमजोरियों की जानकारी ली जाती है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला है, मतलब निष्पत्ति परीक्षण जो है यही आपका आंसर है साथियों। इसमें आप विषयगत कौशल का मापन आसानी से कर सकते हो कि बालक ने कितनी उपलब्धि हासिल की है। तो विकल्प नंबर आपका 147 में सही है। प्रश्न नंबर 148, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और पर्यावरण का विकास करना। तो साथियों अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना भी नहीं है, विचार व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पर्यावरण का विकास करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि साथियों शिक्षा से ही विकास नहीं होता है, कार्य करना पड़ता है और हर एक पर्यावरण सीखने वाला पर्यावरण का विकास नहीं करता है। तो जो सबसे बेस्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? प्रथम विकल्प, पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास करना पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होती है। विकल्प 1 सही है 148 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 149। तो साथियों प्रश्न संख्या 149 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 149 है, प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, जादुई लालटेन, चलचित्र, ग्राफ और OHP। तो देखो मैजिक लैंटर्न हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, चलचित्र है, तीनों ही यहाँ पर प्रक्षेपित है, लेकिन जो ग्राफ है ये अप्रक्षेपित के अंतर्गत आ जाता है। तो 149वें में चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही है साथियों। अब अंतिम और 150वां क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए साथियों। जिस प्रश्न पे डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा। हालांकि लगभग आज एक आध दो प्रश्न के अलावा ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दो प्रश्नों में डाउट होना स्वाभाविक है। डाउट नहीं हुआ तो फिर वो इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए एक दो प्रश्नों में डाउट होना भी जरूरी है साथियों। अनुसंधान विधि का आविष्कार किसने किया? डाल्टन, आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्लूम और जॉन ड्यूई। तो साथियों डाल्टन ने नहीं किया, ना ही ब्लूम ने, ना ही जॉन ड्यूई ने, बल्कि आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा अनुसंधान या खोज विधि का प्रतिपादन किया गया था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 150वें क्वेश्चन में। तो ये टेस्ट भी पूरा हुआ। कितने टेस्ट करा दिए गिन के देख लेना एक दिन, कितने वीडियो डाल दिए रीट से रिलेटेड, गिन के देख लेना कभी गिन सको तो। साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत करके डाले हैं, तो भाई कमेंट करके ईमानदारी से जाइएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।